प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन्स एंड हाइब्रिड्स, अंत्य प्रजात वंशक्रमों व संकरों का विकास। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनब्रेड लाइन्स क्या होती हैं या अंत्य प्रजात वंशक्रम क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, अगर हम किसी फसल के अंदर या किसी क्रॉप के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाय जनरेशन सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, ठीक है, या स्वपरागन करवाएं बार बार हर पीढ़ी में, तो होता क्या है, अभी पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाय जनरेशन जो होमोजाइगोसिटी है या समयुग्मनता है वो बढ़ती जाती है, और जो हेट्रोजाइगोसिटी है या विषम युग्मनता है वो कम होती जाती है। लगभग 8 से 10 पीढ़ियों के पश्चात जो प्लांट पॉपुलेशन या पादप समष्टि हमें प्राप्त होती है, उसके पौधे कैसे होते हैं भाई, 99.9% समयुग्मनज होते हैं या होमोजाइगस होते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इनब्रेड लाइन या अंत्य प्रजात वंशक्रम, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा वंशक्रम या ऐसी लाइन जिसके पौधे या प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं यानी आइडेंटिकल होते हैं, वह 99.9% कैसे होते हैं, समयुग्मनज यानी होमोजाइगस होते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, अंत्य प्रजात वंशक्रम या इनब्रेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो इनब्रेड लाइन्स हैं, इनका विकास या डेवलपमेंट हम लोग क्यों करते हैं, इनका विकास इसीलिए किया जाता है ताकि हम इनका उपयोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर यानी संकर बीज उत्पादन के अंदर कर सकें। तो इन इनब्रेड लाइन्स का या अंत्य प्रजात वंशक्रमों का संकर बीज उत्पादन के लिए यानी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग मटेरियल यानी प्रजनन सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनब्रेड लाइन्स क्या होती हैं अभी, ये होती हैं प्योर लाइन्स, शुद्ध वंशक्रम। और जब भी हम लोग हाइब्रिड सीड या संकर बीज बनाते हैं तो जो क्रॉस करवाया जाता है वो हमेशा प्योर पेरेंट्स के बीच में करवाया जाता है, ठीक है, शुद्ध जनकों के मध्य करवाया जाता है। और ये जो शुद्ध जनक हैं या प्योर पेरेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, इनब्रेड लाइन्स ही होती हैं या अंत्य प्रजात वंशक्रम ही होते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है सोर्स पॉपुलेशंस, या इनको बोल देते हैं स्रोत समष्टियां। तो सोर्स पॉपुलेशन क्या होती है, अभी हम लोग अंत्य प्रजात या इनब्रेड को डेवलप करना चाहते हैं या विकसित करना चाहते हैं, ठीक है। तो कौन सी प्लांट पॉपुलेशन में या कौन सी पादप समष्टि में हम लोग स्वपरागन करवाना शुरू करेंगे, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन करवाना शुरू करेंगे, ताकि 8 से 10 पीढ़ियों के पश्चात वो इनब्रेड लाइन या अंत्य प्रजात वंशक्रम में विकसित हो जाए। तो जिस प्लांट पॉपुलेशन में सेल्फिंग या स्वपरागन शुरू किया जाता है वही क्या कहलाती है, सोर्स पॉपुलेशन या स्रोत समष्टि कहलाती है। शुरू में ये जो प्लांट पॉपुलेशन है या पादप समष्टि है, ये कैसी होती है, विविधता पूर्ण होती है, यानी जेनेटिकली डाइवर्स होती है, आनुवंशिक रूप से क्या होती है, विविध होती है। इसका मतलब क्या है, इसमें हेट्रोजाइगोसिटी ज़्यादा होती है, विषम युग्मनजता ज़्यादा होती है, और समयुग्मनजता या होमोजाइगोसिटी कम होती है। तो इस प्रकार की प्लांट पॉपुलेशन क्या कहलाती है, सोर्स पॉपुलेशन या स्रोत समष्टि, ठीक है। तो कौन कौन सी सोर्स पॉपुलेशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनब्रेड लाइन्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें 4 पॉपुलेशंस हैं अलग अलग टाइप की। सबसे पहली है मुक्त परागित किस्म, या इसको बोल देते हैं ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट साइकिल इनब्रेड के लिए, ठीक है, यानी कि एक ही साइकिल के अंदर या एक ही चक्कर के अंदर अगर हम इनब्रेड लाइन डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी जो है उसको सोर्स पॉपुलेशन के रूप में यूज़ करना होगा। दूसरी है भी संश्लिष्ट किस्म, या इसको बोल देते हैं सिंथेटिक वैरायटी। सिंथेटिक वैरायटी का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं, अगर हम सेकंड साइकिल इनब्रेड डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, द्वितीय चक्कर अंत्य प्रजात अगर अपने विकसित करना चाहते हैं तो हमें सोर्स पॉपुलेशन के रूप में सिंथेटिक वैरायटी या संश्लिष्ट किस्म का उपयोग करना होगा। तीसरा है एकल क्रॉस किस्म या सिंगल क्रॉस वैरायटी। तो अगर हम
ट्रिपल साइकिल इनब्रेड डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सिंगल क्रॉस वैरायटी को यूज़ करना होगा एज ए सोर्स पॉपुलेशन। और चौथा इसके अंदर आता है डबल क्रॉस वैरायटी या द्वि क्रॉस किस्म। ठीक है, ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर हम फोर्थ साइकिल इनब्रेड डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, चतुर्थक चक्र अंतः प्रजात को विकसित करना चाहते हैं तो हमें सोर्स पॉपुलेशन के रूप में डबल क्रॉस वैरायटी को यूज़ करना होगा। तो इन चारों में से कोई भी सोर्स पॉपुलेशन या स्रोत समष्टि जो है वो हो सकती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं या मेथड्स हैं जिनके उपयोग से हम लोग इनब्रेड लाइंस को या अंत्य प्रजात वंशक्रम को विकसित कर सकते हैं। तो दो मुख्य विधियों का उपयोग जो है वो किया जाता है इनब्रेड लाइंस को डेवलप करने के लिए या अंत्य प्रजात वंशक्रम को विकसित करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला आता है स्व क्रॉस विधि या इसको सेल्फ क्रॉस मेथड भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी मेथड है हैप्लॉइड प्लांट मेथड या इसको बोल देते हैं अगुणित पादप विधि। तो इन दोनों में से किसी एक विधि का उपयोग करके हम लोग इनब्रेड लाइन या अंत्य प्रजात वंशक्रम जो है उसको विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्फ क्रॉस मेथड या स्व क्रॉस विधि जो है वो क्या होती है। तो इसमें क्या किया जाता है अभी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है सेल्फ क्रॉस। यहाँ पे सेल्फ क्रॉस का मतलब सेल्फिंग से है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन से है या स्वपरागन से है। तो इस विधि के अंदर बार बार क्या किया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है, जिससे प्लांट पॉपुलेशन के अंदर जो होमोजाइगोसिटी है या समयुग्मनता है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और 8 से 10 पीढ़ियों के पश्चात जो प्लांट पॉपुलेशन हमें मिलती है वो कैसी होती है, 99.9% होमोजाइगस या समयुग्मनज होती है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं अभी, इसको हम बोलते हैं इनब्रेड लाइन या अंत्य प्रजात वंशक्रम, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशंस होती हैं या विषम युग्मनज जो समष्टियाँ होती हैं उनमें हम लोग क्या करवाते हैं, स्वपरागन करवाते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। और उससे फिर हम लोग क्या डेवलप करते हैं, इनब्रेड लाइंस या अंत्य प्रजात वंशक्रम जो है उनको विकसित किया जाता है, ठीक है। तो ये इस मेथड का मेन कंसेप्ट है। अब इसके लिए हम लोग बहुत सारी मेथड्स का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो कौन कौन सी मेथड या विधियों का उपयोग कर सकते हैं अभी, इसके लिए वंशावली विधि है, पेडिग्री मेथड का उपयोग किया जा सकता है, या पुंज विधि, ठीक है, इसको बोल देते हैं बल्क मेथड, इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर एसएसडी विधि, एसएसडी मेथड भी बोल देते हैं, सिंगल सीड डिसेंट मेथड बोलते हैं इसको, इसका उपयोग भी किया जा सकता है। और लास्ट इसमें है प्रतीप संकरण विधि या इसको बैक क्रॉस मेथड भी बोल देते हैं। तो इन चारों में से किसी भी एक मेथड का उपयोग जो है वो हम लोग कर सकते हैं सेल्फ क्रॉस मेथड के अंदर। अगर हम सोर्स पॉपुलेशन के रूप में या स्रोत समष्टि के रूप में मुक्त परागित किस्म का उपयोग करते हैं, है ना, या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का अगर हम यूज़ करते हैं और उससे हम लोग अंत्य प्रजात या इनब्रेड लाइन डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी ब्रीडिंग मेथड का उपयोग करना होगा, पेडिग्री मेथड का, ठीक है, या वंशावली विधि का सबसे अधिक उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। इसलिए इस पेडिग्री मेथड को या वंशावली विधि को हम लोग स्टैंडर्ड मेथड या मानक विधि के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो किसका किया जाता है, वंशावली विधि यानी पेडिग्री मेथड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मुक्त परागित फसलें क्या होती हैं, या ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स भी बोलते हैं इनको, या ऑफ्टन पॉलिनेटेड क्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो क्रॉप्स होती हैं या फसलें होती हैं उनमें कभी भी 100% स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, और कभी भी 100% या 100% क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या स्वपरागित फसल है तो उसमें कुछ प्रतिशत तक परपरागन या क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा, ठीक है। तो इसलिए अधिकांश जो फसलें होती हैं या मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप्स होती हैं उनमें दोनों स्वपरागन व परपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट रेशियोज के अंदर पाए जाते हैं या विभिन्न अनुपातों में उपस्थित होते हैं,
ठीक है। या तो स्वपरागन का प्रतिशत अधिक रहता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप है, उसमें 70% सेल्फ पॉलिनेशन होगा और बाकी 30% बचा हुआ क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। और या फिर क्या होता है, पर परागन का प्रतिशत अधिक रहता है, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए 70 या 80% क्रॉस पॉलिनेशन हो गया और 20 से 30% क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो ऐसी जो फसलें हैं या ऐसी जो क्रॉप्स हैं वो क्या कहलाती हैं, अभी मुक्त परागित फसलें या ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहलाती हैं। ऐसी क्रॉप्स को ओपन पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ये आपको पता ही है ना। तो इसमें होता क्या है, जो परागकण है या पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक पौधे के पुष्प से, है ना, एक प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है, उस फ्लावर से वो दूसरे पौधे पर या दूसरे प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगा होगा उसके ऊपर इसका ट्रांसफर हो जाएगा या स्थानांतरण हो जाएगा, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगी। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो दो प्लांट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, एक तो है प्लांट 1 और दूसरा है प्लांट 2। प्लांट 1 पर फ्लावर्स लगे हुए हैं और प्लांट 2 जो है उसके ऊपर भी फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्लांट 1 के एक फ्लावर से निकलते हैं और बाय एयर, हवा के द्वारा, या फिर बाय इंसेक्ट्स, कीटों के द्वारा इसको इस फ्लावर से दूसरे प्लांट यानी प्लांट 2 के फ्लावर पर इसको ट्रांसफर किया जा रहा है या स्थानांतरित किया जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए भी। चलिए अब इस मेथड की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस मेथड के अंदर टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहला है पर परागन को रोकना, इनहिबिशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप है प्राकृतिक स्वपरागन या नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा स्टेप है कृत्रिम स्वपरागन या आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन। और लास्ट स्टेप है इसके अंदर स्व क्रॉस की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन ऑफ सेल्फिंग, ठीक है। तो इन चारों स्टेप्स को हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी। सबसे पहला है पर परागन को रोकना या इनहिबिशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे ध्यान ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो हमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। जो प्लांट पॉपुलेशन है उसके अंदर जो प्लांट्स हैं या पौधे हैं उनमें हमें स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है 100%। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले जो पर परागन है या क्रॉस पॉलिनेशन है उसको रोकना होगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस प्लांट में हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं उसके जो फ्लावर्स होते हैं या पुष्प होते हैं उनको उनकी बैगिंग की जाती है, ठीक है। बैगिंग या उसको बोल देते हैं थैली लगाना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बटर पेपर या कपड़े की थैली से जो फ्लावर होता है उसको कवर कर देते हैं या ढक देते हैं, ठीक है। और फिर उसको पैडी सेल के साथ यानी पुष्प वृंत के साथ उसको बांध दिया जाता है। इससे होगा क्या भाई, ये जो थैली है या बैग है ये एक बैरियर की तरह काम करेगी। कोई भी अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन, कोई भी अवांछित परागकण जो है वो आकर परागण नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग पर परागण को या क्रॉस पॉलिनेशन को आसानी से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सुरक्षा है या ये जो प्रोटेक्शन है इससे कोई भी अवांछित परागकण या अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन इन फ्लावर्स को परागित नहीं कर सकता या इनको पॉलिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो प्लांट के ऊपर फ्लावर्स हैं और इन फ्लावर्स को हमें थैली से या बैग से कवर कर देना है या ढक देना है, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर, पर परागन को रोकना या इनहिबिशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है प्राकृतिक स्वपरागन या नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें 2 फ्लोरल अडेप्टेशंस या पुष्पीय अनुकूलताएं पाई जाती हैं। तो ये कौन कौन सी फ्लोरल अडेप्टेशंस हैं, सबसे पहली है होमो मैचुरेशन या समपरिपक्वता, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या द्विलिंगी पुष्प है उसके अंदर नर और मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल पार्ट दोनों के दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर में उपस्थित होंगे।
नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर या स्टामेन बोल देते हैं, और जो मादा भाग है उसको क्या बोल देते हैं, अंडप या कार्पेल बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में या द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसर और अंडप यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो हैं दोनों के दोनों एक ही समय पर मैच्योर होते हैं, यानी कि सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, संपरिपक्वता या होमो मैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, अभी स्वपरागन को बढ़ावा मिलता है, यानी जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन फ्लावर्स के अंदर या इन पुष्पों के अंदर अपने आप ही स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमें आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो होमो मैचुरेशन के अंदर जो स्टामेन्स हैं एंड कार्पेल्स हैं ये दोनों के दोनों मैच्योर हो चुके हैं, एक ही टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, और दोनों की जो हाइट है या लंबाई है वो लगभग एक समान रहती है, ताकि जो स्टामेन्स के पॉलन ग्रेन्स हैं या परागकण हैं वो आसानी से इस कार्पेल के ऊपर ट्रांसफर हो सकें या स्थानांतरित हो सकें। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं या द्विलिंगी पुष्प वाले जो पौधे होते हैं उनमें दूसरी अडेप्टेशंस है विषम परिपक्वता या हेट्रो मैचुरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, जो फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट होते हैं यानी पुंकेसर व अंडप यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो हैं ये दोनों के दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं। ठीक है, और इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, हेटेरो मैचुरेशन या विषम परिपक्वता। ठीक है, इससे होगा क्या भी, इससे जो स्वपरागन है या सेल्फ पॉलिनेशन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, जबकि जो पर परागन है या क्रॉस पॉलिनेशन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। अब पुंकेसर और अंडप या स्टामेन्स एंड कार्पेल्स इन दोनों में से कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जनन अंग पहले मैच्योर होता है, इस आधार पर फिर हेटेरो मैचुरेशन को आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यदि स्टामेन्स या पुंकेसर पहले मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, पुम पूर्वता, या इसको बोलते हैं प्रोटेंट्री। ठीक है, और अगर अंडप या कार्पेल पहले मैच्योर हो जाते हैं या पहले परिपक्व हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी या स्त्री पूर्वता बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो स्वपरागन है या सेल्फ पॉलिनेशन है वो अपने आप नहीं होगा। ठीक है, बल्कि हमें इसे कृत्रिम रूप से कराना पड़ेगा या आर्टिफिशियली हमें सेल्फ पॉलिनेशन इनमें कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो हेटेरो मैचुरेशन है, तो इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन के अंदर जो स्टामेन्स हैं या जो पुंकेसर हैं उनकी लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब ये पहले मैच्योर हो चुके हैं, जबकि जो कार्पेल या अंडप है इसकी लंबाई कम है, इसका मतलब ये बाद में जाकर मैच्योर होगा या परिपक्व होगा। प्रोटोगाइनस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हो इसमें कार्पेल की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो चुकी है, जब इसका मतलब जो कार्पेल है वो पहले मैच्योर या परिपक्व हो चुकी है, जबकि जो स्टामेन्स हैं या पुंकेसर हैं ये छोटे आकार के हैं, इसका मतलब ये बाद में जाकर मैच्योर होंगे या परिपक्व होंगे। तो ये है अभी दूसरी अडेप्टेशन, हेटेरो मैचुरेशन। दूसरा हम लोग बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वाले जो प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, है ना। एक लिंगी पुष्प या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का क्या मतलब है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, यानी नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसे पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स हैं उनकी दो प्रकार की व्यवस्था या अरेंजमेंट हो सकती है। सबसे पहला आपने नाम सुना होगा द्विलिंगाश्रयता, या इसको मोनोइसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होती है अभी, ये जब नर व मादा पुष्प यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों के दोनों एक ही प्लांट पर या एक ही पौधे के ऊपर उपस्थित होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विलिंगाश्रयता या मोनोइसिज्म बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल मक्का के अंदर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी कुकुरबिट्स होते हैं, है ना, जैसे ककड़ी है, खीरा है, कद्दू है, उन सब में मोनोइसिज्म या द्विलिंगाश्रयता देखने को मिलती है। इस स्थिति के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो स्वपरागन है या सेल्फ पॉलिनेशन है वो हमें कृत्रिम रूप से कराना पड़ेगा या आर्टिफिशियली हमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये पहली कंडीशन है अभी इसके अंदर, पहली व्यवस्था या अरेंजमेंट है। दूसरी हम लोग बात करते हैं, दूसरी है एक लिंगाश्रयता, या इसको बोलते हैं डायोसिज्म। तो इसमें क्या होता है भी, जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट्स पर या अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो मेल फ्लावर है वो किस पर होंगे, मेल प्लांट पर या नर पौधे पर होंगे, और मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो मादा पौधे या फीमेल प्लांट पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, एक लिंगाश्रयता या डायोसिज्म कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्लांट्स के एग्जाम्पल बता देता हूँ। इसमें है खजूर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डेट पाम, खजूर। इसके अलावा जो भांग है, ठीक है, भांग का जो प्लांट है, इन दोनों में इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पाई जाती है। तो इस स्थिति के अंदर हम लोग स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवा सकते। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराना इसमें असंभव है या इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट्स के अंदर हम लोग इनब्रेड लाइन्स या अंत्य प्रजात जो वंशक्रम है वो इस विधि के द्वारा यानी सेल्फ क्रॉस मेथड के द्वारा विकसित नहीं कर सकते, ठीक है, उन प्लांट्स में जिनमें डायोसिज्म या एक लिंगाश्रयता पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है अभी। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले मोनोइसिज्म दे रखा है। मोनोइसिज्म में मैंने आपको बताया था कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे, इसको मैंने मेल फ्लावर कहा है, और जो ग्रीन कलर के फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं इसको मैंने फीमेल फ्लावर कहा है। तो मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर उपस्थित हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोनोइसिज्म या मोनोइसियस बोल देते हैं, या द्विलिंगाश्रयता बोल देते हैं। दूसरी तरफ है डायोसियस या डायोसिज्म बोल देते हैं इसको, या इसको बोलते हैं एक लिंगाश्रयता। तो इसमें क्या होता है अभी, मेल प्लांट पर देखो, मेल फ्लावर्स अलग प्लांट के ऊपर उपस्थित है, और इसको क्या बोलेंगे, मेल प्लांट बोल देंगे। और जो फीमेल फ्लावर्स हैं ये दूसरे प्लांट के ऊपर उपस्थित हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, अपने फीमेल प्लांट बोल देंगे। तो इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, डायोसिज्म या एक लिंगाश्रयता कहलाती है। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो हमारा आता है कृत्रिम स्वपरागन या आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया था हेट्रो मैचुरेशन के बारे में या विषम परिपक्वता के बारे में। तो विषम परिपक्वता वाले जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं या द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ठीक है, उनमें हमें कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली सेल्फ पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो द्विलिंगाश्रयता वाले फ्लावर्स होते हैं, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था मोनोइसियस फ्लावर्स जो होते हैं या मोनोइसियस जो प्लांट्स होते हैं, उनमें कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियली रूप से हमें क्या करवाना पड़ता है, स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। ये अपने आप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमें जो कृत्रिम पर परागन या कृत्रिम परागन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हमें जो करवाना है वो किस टाइम करवाएंगे, तो इसके लिए जो बेटर टाइम रहता है वो रहता है सुबह 7:30 से लेके 10 बजे के मध्य। तो इस टाइम के बीच में ही कृत्रिम स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है अभी, पौधे के एक पुष्प से या एक फ्लावर जो होता है प्लांट का, उससे हम लोग परागकणों को या पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेते हैं या एकत्रित कर लेते हैं। और इसके लिए हम लोग फोर्सेप्स यानी चिमटी का उपयोग कर सकते हैं, और साथ में ब्रश का उपयोग कर सकते हैं, 0 नंबर ब्रश होता है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं अभी, जो मादा पुष्प होता है ना, जो फीमेल फ्लावर होता है प्लांट का, उसके ऊपर थैली या बैग के द्वारा उसको हमने ढका हुआ होता है। उस थैली को हम लोग हटाते हैं सावधानी पूर्वक, और हटाने के बाद जो फ्लावर है उसको ओपन कर लेते हैं यानी कि खोल लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं अभी, जो ब्रश होता है ना, जिसके ऊपर परागकण या पॉलन ग्रेन्स लगे रहते हैं, उसको हम लोग टच करवाते हैं या स्पर्श करवाते हैं, किसके साथ, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के साथ, ठीक है। ऐसा करने से होगा क्या भाई, जो परागकण होते हैं या पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, ये जो फीमेल फ्लावर होता है या मादा पुष्प होता है, इसको इमीडिएटली या तुरंत हम लोग क्या करते हैं, वापस बैग से या थैली से इसको कवर कर दिया जाता है या ढक दिया जाता है, ठीक है। इससे होगा क्या अभी, ताकि जो अवांछित परागकण है या अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स है उसके द्वारा कंटेमिनेशन या संदूषण न हो सके, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर हेट्रोमैचुरेटेड बाइसेक्सुअल
कंडीशन हो सकती है या फिर मोनोइशियस प्लांट्स हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, भी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स को या परागकणों को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद इन पॉलन्स को उसी प्लांट पर दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करेंगे या स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, तो ये है अभी तीसरा स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप इसके अंदर आता है स्व क्रॉस की पुनरावृत्ति या रेपिटेशन ऑफ सेल्फिंग। तो ये जो हमने पहले तीन स्टेप्स जो हमने किए हैं, इसको बार बार रिपीट किया जाता है या पुनरावर्तित किया जाता है। कब तक करना है अभी? 8 से 10 पीढ़ियों तक करना है। लगभग क्या होता है, एक पीढ़ी 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है, तो इसका मतलब हमें 8 से 10 वर्षों तक लगातार सेल्फिंग या स्वपरागण कराते रहना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, स्वपरागण के साथ साथ प्रत्येक पीढ़ी में या प्रत्येक जो जनरेशन होती है उसमें से हम लोग क्या करेंगे, वर्ण करेंगे या सिलेक्शन करेंगे। और सिलेक्शन हमेशा किसका किया जाता है, जो अच्छी गुणवत्ता वाले या बढ़िया क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कौन से प्लांट्स का वर्ण करेंगे या सिलेक्शन करेंगे, ओजपूर्ण यानी विग्रस व रोग मुक्त यानी डिजीज फ्री प्लांट्स का हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन या वर्ण करेंगे। तो प्रत्येक पीढ़ी में या प्रत्येक जनरेशन में हमें ये स्टेप जो है इसको रिपीट करना है। तो इससे होगा क्या, अभी जब हम बार बार स्वपरागण या सेल्फिंग करवा रहे हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाय जनरेशन जो होमोजाइगोसिटी या समयुग्मनजता है वो बढ़ती जाती है और विषम युग्मनजता या हेट्रोजाइगोसिटी है वो घटती जाती है। ठीक है, तो जब हम 10वीं पीढ़ी तक पहुंचेंगे या 10th जनरेशन तक जब हम जाएंगे तो उसके प्लांट्स समयुग्मनज या होमोजाइगस हो चुके होंगे। कितने परसेंट? 99.9%। और इन्हीं प्लांट्स को अब क्या कहा जाता है, अभी अंत्य प्रजात वंशक्रम या इनब्रेड लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम से आप देख सकते हो। जो F1 जनरेशन है उसमें आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, उससे F2 जनरेशन हमें मिलती है। F2 जनरेशन में फिर से आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं तो F3 जनरेशन मिलती है। इस तरह से हमें कंटिन्यूअसली जो आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन है या कृत्रिम रूप से स्वपरागण है वो करवाते जाना है। और कहाँ तक पहुँचना है, हमें F10 जनरेशन तक पहुँचना है। और F10 जनरेशन तक पहुँचते ही जो प्लांट्स पॉपुलेशन है वो 99.9% क्या हो जाएगी, होमोजाइगस हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनब्रेड लाइन या अंत्य प्रजात वंश। ठीक है, तो ये हमने पहली मेथड देखी या विधि देखी इनब्रेड लाइन को डेवलप करने की। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरी मेथड इनब्रेड लाइन को डेवलप करने की। दूसरी मेथड का नाम मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड प्लांट मेथड, या इसको क्या बोलते हैं, अगुणित पादप विधि। तो इसके अंदर दो मेन स्टेप्स हैं या दो मुख्य चरण इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला हमें क्या बनाना है, भी अगुणित पादप बनाना है। ठीक है, या हैप्लॉइड प्लांट डेवलप करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा इसके अंदर, अगुणित पादप का उत्पादन या प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, इस अगुणित पादप या हैप्लॉइड प्लांट को द्विगुणित पादप या डिप्लॉइड प्लांट के अंदर इसको कन्वर्ट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणसूत्रों का द्विगुणन करते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, गुणसूत्रीय द्विगुणन या क्रोमोसोम डबलिंग। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर हम लोग देखते हैं अगुणित पादप का उत्पादन या प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। तो हैप्लॉइड प्लांट जो है या अगुणित पादप जो है ये दो मेथड्स के द्वारा विकसित किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी मेथड है, सबसे पहला है परागकोश या परागकण संवर्धन, इसको बोल देते हैं एंथर या पॉलन कल्चर। ठीक है, तो ये एक तरह का प्लांट टिश्यू कल्चर है या पादप उत्तक संवर्धन है जिसके द्वारा हम लोग अगुणित पादप विकसित करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है, दूसरी मेथड इसके अंदर है अंतराजातीय संकरण या इसको बोल देते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दो मेथड्स के उपयोग से हम लोग हैप्लॉइड प्लांट या अगुणित पादप का निर्माण कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परागकोश या परागकण संवर्धन, जिसको एंथर या पॉलन कल्चर भी बोल देते हैं। तो इसके उपयोग से हम लोग हैप्लॉइड प्लांट कैसे बनाएंगे। तो बहुत सारी फसलों के अंदर या क्रॉप्स के अंदर इस मेथड के उपयोग से हम लोग हैप्लॉइड प्लांट या अगुणित पादप विकसित करते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, भी जो क्रॉप प्लांट्स होंगे या फसली पौधे होंगे उनके फ्लावर से या पुष्प से हम लोग कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे किसको, परागकोश यानी एंथर्स को या परागकणों यानी पॉलन ग्रेन्स को।
ठीक है। और फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे या उसका कल्चर करेंगे, किसके ऊपर, आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर या कृत्रिम माध्यम के ऊपर, ठीक है। ये सब किस में किया जाता है अभी, लैब के अंदर किया जाता है, कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर या नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर, ठीक है। तो संवर्धन में वृद्धि के लिए अब जो कल्चर हम लोग करवा रहे हैं उसके अंदर जो ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के लिए हमें जो परिस्थितियां हैं या कंडीशंस हैं वो कैसी देनी पड़ेंगी, अनुकूल वातावरणीय, यानी अडेप्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हमें उपलब्ध करवानी पड़ेंगी या अवेलेबल करवानी पड़ेंगी। इससे होगा क्या, जो एगोनित पादप है या हैप्लॉइड प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो हमने एक पेट्री डिश ली है। इस पेट्री डिश में हमने कल्चर मीडियम या संवर्धन माध्यम डाला है। ज़्यादातर किसका उपयोग किया जाता है माध्यम के रूप में, एमएस माध्यम, ठीक है, या एमएस मीडियम का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या करना है अभी, एंथर्स या फिर पॉलेंस को कलेक्ट करना है, एकत्रित करना है। ये जो एंथर्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है अभी, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं या परागकण हैं ये कैसे होते हैं, एगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर हम इनसे नया प्लांट डेवलप कर लें तो वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा या एगुणित होगा। दूसरी तरफ हम लोग एंथर्स की बजाय सिर्फ पॉलेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलेंस क्या है, हैप्लॉइड है या एगुणित है। तो इनसे अगर प्लांट डेवलप होगा तो वो कैसा होगा, एगुणित या हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी हम लोग, या तो एंथर या फिर पॉलन, उसको हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे किसके ऊपर, कल्चर मीडियम के ऊपर, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, एक्स प्लांट कहलाएगा। एंथर को भी हम लोग एक्स प्लांट बोलेंगे और जो पॉलन होगा उसको भी एक्स प्लांट बोलेंगे। तो इसमें मान लीजिए हम लोग एंथर जो है उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं या स्थापित कर रहे हैं कल्चर मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद इसको कंट्रोल्ड कंडीशंस या नियंत्रित परिस्थितियाँ दी जाती हैं। फिर इस एंथर से क्या बनेगा आगे, एक मास ऑफ सेल्स बनता है, यानी कोशिकाओं का समूह बनता है जिसमें कोशिकाएं अव्यवस्थित रहती हैं और अविभेदित रहती हैं, ठीक है। कोशिकाएं कैसी होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो एक अनऑर्गेनाइज्ड या अव्यवस्थित कोशिकाओं का समूह या मास ऑफ सेल्स बनता है जिसको बोलते हैं कैलस। और इस कैलस में फिर आगे चलकर डेवलपमेंट होता है और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांटलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्लांटलेट में कुछ लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, और इसमें नीचे की तरफ छोटा सा रूट सिस्टम होता है, तो इसको प्लांटलेट बोल देते हैं। और ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या एगुणित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप कर सकते हैं एंथर या पॉलन कल्चर के द्वारा। दूसरी मेथड है अभी अंतराजातीय संकरण या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इस विधि का उपयोग केवल कुछ ही फसलों के अंदर या सम क्रॉप्स के अंदर किया जाता है और इससे एगुणित पौधे या हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं। तो कैसे डेवलप करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं अभी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अंतराजातीय या इंटरस्पेसिफिक, इसका मतलब दो अलग अलग जातियों के मध्य, पौधों की या क्रॉप्स की दो अलग अलग जातियों के मध्य संकरण करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा। और इससे होगा क्या, जो दोनों जातियों के गुणसूत्र हैं या क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही कोशिका के अंदर आ जाएंगे और उस कोशिका को क्या बोलेंगे, जाइगोट, है ना। और ये जाइगोट कैसा होगा, द्विगुणित या डिप्लॉइड होगा, ठीक है। तो दोनों के गुणसूत्र जाइगोट में आ गए। अब जाइगोट जो है वो एक कोशिकीय संरचना है या यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। इसमें बार बार क्या होगा, अब समसूत्रीय विभाजन होगा या माइटोसिस होगा। और इसमें माइटोसिस या समसूत्रीय विभाजन होने से मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूण या एम्ब्रियो बोल देते हैं, ठीक है। अब जब जाइगोट से भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो यानी जाइगोट से जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है अभी, किसी एक जाति के, है ना, किसी एक स्पीसीज के जो क्रोमोसोम्स हैं या गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है या एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है तो उसकी जितनी भी कोशिकाएं बचती हैं, है ना, या जितनी भी कोशिकाएं उसकी होती हैं उनमें जो जीनोम होता है वो केवल एक ही स्पीसीज का या केवल एक ही जाति का जीनोम जो है वो बचा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो एम्ब्रियो होगा या भ्रूण होगा उसकी सभी की सभी कोशिकाएं कैसी होंगी, एगुणित होंगी या हैप्लॉइड होंगी,
या हम कह सकते हैं कि ये जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है ये कैसा होगा, हैप्लॉइड या एगुणित होगा। ठीक है, तो अब इस एगुणित भ्रूण या हैप्लॉइड एम्ब्रियो का हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल कल्चर करेंगे, कृत्रिम संवर्धन करेंगे माध्यम के ऊपर, है ना, एमएस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर हमें करना है, तो उससे एक पौधा या प्लांट डेवलप होगा और वो कैसा होगा अभी, अगुणित होगा या हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा अभी हम लोग दो अलग अलग जातियों के मध्य या स्पीसीज के मध्य हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं। स्पीसीज 1 का क्रॉस करवा रहे हैं स्पीसीज 2 के साथ। तो क्रॉस करवाने पर जाइगोट बनेगा और इस जाइगोट के अंदर दोनों के जीनोम होंगे। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये है स्पीसीज 1 का जीनोम और जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये है स्पीसीज 2 का जीनोम। ठीक है, उसके बाद इस जाइगोट में माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होंगे और मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब जाइगोट से भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा होगा तो उस दौरान स्पीसीज 1 जो है उसका जो जीनोम है या गुणसूत्र हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा उसकी कोशिकाओं के अंदर आपको दिख रहा होगा पिंक कलर के क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र रह जाते हैं। ठीक है, और इसका मतलब इस एम्ब्रियो की हर एक कोशिका कैसी है, अगुणित है या हैप्लॉइड है। तो इस एम्ब्रियो का अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर या कृत्रिम माध्यम के ऊपर संवर्धन या कल्चर करें तो इससे प्लांट डेवलप हो जाएगा और ये प्लांट कैसा होगा अभी, हैप्लॉइड या अगुणित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या अंतराजातीय संकरण के द्वारा भी अगुणित पौधा या हैप्लॉइड प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हैप्लॉइड प्लांट है या अगुणित पौधा है वो दो विधियों से विकसित किया जा सकता है। तो हैप्लॉइड प्लांट तो हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, इसको डिप्लॉइड प्लांट के अंदर या द्विगुणित पौधे के अंदर परिवर्तित करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणसूत्रों का द्विगुणन करेंगे। तो दूसरा स्टेप इसमें क्या है भाई, गुणसूत्रीय द्विगुणन या क्रोमोसोम डबलिंग। तो आपने एक केमिकल का नाम सुना होगा जिसका नाम है कॉल्चिसिन। ठीक है, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। कॉल्चिसिन जो है वो एक पौधे से प्राप्त होता है और उस पौधे का नाम क्या है अभी, कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये पौधा जो है वो लिलियसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो लिलियसी फैमिली के एक प्लांट कॉल्चिकम ऑटमनेल से हमें एक केमिकल या रसायन मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, कॉल्चिसिन बोलते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है अभी, जो हमने अगुणित पौधे या हैप्लॉइड प्लांट ऑब्टेन किए हैं या प्राप्त किए हैं इनको हम लोग उपचारित करते हैं या ट्रीट करवाते हैं। किससे, कॉल्चिसिन रसायन से, है ना, कॉल्चिसिन केमिकल से उसको ट्रीट करवाते हैं, उपचारित करवाते हैं। इससे होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या होगा, कोशिका चक्र या सेल साइकिल का नाम आपने सुना होगा। तो सेल साइकिल के अंदर टोटल 4 फेजेस होती हैं, G1, S, G2 और M। ठीक है, यहाँ पे M का मतलब माइटोसिस या समसूत्री विभाजन भी हो सकता है, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का विभाजन होना है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार का विभाजन होगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होना है। तो G1, S, G2, M ये 4 फेजेस होती हैं सेल साइकिल के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है या डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होने से जो गुणसूत्र है वो डबल हो जाते हैं, यानी गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी या डबल हो जाएगी। ठीक है, कॉल्चिसिन क्या करता है अभी, जो एम फेज होती है यानी कि ये वाली जो फेज है एम फेज, एम फेज के अंदर तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोक देता है। स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है उसको ये स्टॉप कर देगा, रोक देगा। स्पिंडल फाइबर्स किस लिए होते हैं अभी, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो गुणसूत्र द्विगुणित हुए हैं इनको वापस से हाफ करने के लिए या आधा करने के लिए, यानी कोशिका के विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं का या स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होना जरूरी है। तो कॉल्चिसिन करता है क्या अभी, स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण को रोक देता है जिससे कोशिका चक्र जो है यानी कि जो सेल साइकिल है वो रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है ना। कहाँ पर रुक जाता है, ये एम फेज के अंदर, है ना। एम फेज पर आकर कोशिका चक्र रुक जाएगा स्थायी रूप से या परमानेंटली। तो इस प्रकार ये जो कोशिका होगी
ये क्या हो जाएगी, परमानेंटली द्विगुणित हो जाएगी या डिप्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, तो कॉल्चिसिन के उपयोग से हम अगुणित पौधे को द्विगुणित पौधे में यानी हैप्लॉइड प्लांट को डिप्लॉयड प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉयड प्लांट बनेगा, इस प्रकार जो प्लांट है, जो डिप्लॉयड प्लांट बनेगा या हम जो भी प्लांट हमें प्राप्त होगा कॉल्चिसिन रसायन के उपचार के बाद, उसकी जितनी भी कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो कैसी होंगी भी, द्विगुणित होंगी या डिप्लॉयड होंगी। तो इसका मतलब पूरे का पूरा पौधा कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। इस प्रकार जो द्विगुणित पौधे या डिप्लॉयड प्लांट हमें ऑब्टेन होते हैं या प्राप्त होते हैं, वो कैसे होते हैं भी, 100% समयुग्मज होते हैं या 100% होमोजाइगस होते हैं, और इन्हीं को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इनब्रेड लाइन या अंतःप्रजात वंशक्रम बोल देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो भी, जब प्लांट हैप्लॉइड था तो उसकी कोशिकाओं के अंदर मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम पर देखो जीनोम एक ही होगा, क्योंकि हैप्लॉइड है तो इसका मतलब ये क्रोमोसोम आपको एक ही दिखाई देगा, इसकी कॉपी नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई भी दूसरी कॉपी इसमें नहीं होती है जब प्लांट हैप्लॉइड होता है। तो हर एक कोशिका में यही कंडीशन रहती है। मान लीजिए इस गुणसूत्र के ऊपर या इस क्रोमोसोम के ऊपर कुछ जीन्स दे रखे हैं या जीन्स के एलील्स दे रखे हैं, तो कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई, कैपिटल एफ। ठीक है, अब होगा क्या भी, एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और इस डीएनए रेप्लिकेशन से गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो गुणसूत्र आपको दिख रहा है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। तो जो एलिल्स इस गुणसूत्र के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही एलिल्स दूसरी कॉपी के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, ये वाली तो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल है ये क्रोमोसोम, और ये इसकी कॉपी है। तो डीएनए एप्लीकेशन से एग्जैक्ट कॉपी बन गई। देखो यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है, स्मॉल बी है, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल ई, कैपिटल एफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन है, द्विगुणित अवस्था है, और इसमें कोई भी जीन हेट्रोजाइगस या विषम युग्मज नहीं है, बल्कि 100 के 100% जो जीन्स हैं वो क्या हैं, होमोजाइगस हैं या समयुग्मज हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इनब्रेड लाइन या अंतःप्रजात वंशक्रम का विकास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके अंदर संकर पौधों का विकास या डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स। इनब्रेड्स का डेवलपमेंट हमने कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं या संकर पौधे हैं, उनका विकास हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो संकर पौधों का जो विकास है या डेवलपमेंट है, वो 3 स्टेप्स के अंदर किया जाता है। तो ये कौन कौन से स्टेप्स हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। सबसे पहला है स्वपरागन को रोकना या प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा है संदूषण को रोकना या प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन, और तीसरा है कृत्रिम परपरागन या आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन तीनों स्टेप्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेप स्वपरागन को रोकना या प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं या द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उनमें स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं। ठीक है, उनमें अपने आप ही सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो लेकिन हमें क्या करवाना है अभी, हमें आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है, कृत्रिम रूप से पर परागन करवाना है, क्योंकि हम हाइब्रिड बनाना चाहते हैं। तो हाइब्रिड बनाने के लिए हमें किसी दूसरी वैरायटी के या किसी दूसरे वंशक्रम के परागकण हमें स्थानांतरित करने होंगे या ट्रांसफर करने होंगे। तो अगर स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, तो जो प्योरिटी होगी हाइब्रिड सीड की वो 100% नहीं रहेगी। तो हमें स्वपरागन को नहीं होने देना है, इसको रोकना है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहली मेथड कौन सी है अभी, विपुंसन या इमैस्कुलेशन। तो विपुंसन में हम लोग क्या करते हैं अभी, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है या द्विलिंगी पुष्प होता है, उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या नर जनन भाग होता है, क्या बोलते हैं उसको, पुंकेसर या स्टामेन्स, इनको हम लोग निकाल देते हैं या रिमूव कर देते हैं।
कब? बिफोर मैचुरेशन, यानी परिपक्व होने से पहले, ठीक है, यानी कि बड स्टेज के अंदर ही या कलिका अवस्था के अंदर ही हम लोग इन पुंकेसरों को या स्टामेंस को निकाल देते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं अभी, जो परागकण बन रहे होते हैं या डेवलप हो रहे होते हैं, उनको किसी केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा या रासायनिक उपचार के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इमेस्कुलेशन या विपुंसन कहलाता है। तो विपुंसन या इमेस्कुलेशन अगर हम कर देंगे तो ऐसे फ्लावर्स में या ऐसे पुष्पों के अंदर स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहली मेथड तो ये है। दूसरी मेथड आती है अभी नरबंध्यता या मेल स्टेरिलिटी। तो नरबंध्यता क्या होती है अभी, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो जब एक प्लांट के या पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं या पुष्प होते हैं उनके अंदर जो परागकण बनते हैं या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, अगर वो डेड हों एंड इनएक्टिव हों, है ना, या मृत या निष्क्रिय हो, तो पौधे का ये जो गुण है, ये जो करेक्टर है, वो क्या कहलाता है? नरबंध्यता कहलाता है या मेल स्टेरिलिटी कहलाता है, ठीक है। लेकिन इस पौधे के अंदर जो मादा जनन भाग होता है, यानी कि जो कार्पेल्स होते हैं, अंडक जो होते हैं, वो पूरी तरह से फंक्शनल या क्रियात्मक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें परागकण मृत हैं या निष्क्रिय हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो परागकण या पॉलन ग्रेन्स होंगे वो पॉलिनेशन या परागण तो कर देंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन या निषेचन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इनमें ऐसे पौधों के अंदर स्वपरागण नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये भी एक मेथड है जो स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम करती है। तो जो नरबंध्य वंशक्रम होगा या मेल स्टेराइल लाइन होगी उसको हम लोग हमेशा यूज करेंगे किसके रूप में? मादा जनक के रूप में, या फीमेल पेरेंट के रूप में उसको यूज करेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, या हाइब्रिड प्लांट प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद तीसरी मेथड आती है स्व अनिश्चितता, या इसको बोल देते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये सभी क्रॉप्स के अंदर नहीं होती, ये केवल कुछ ही क्रॉप्स के अंदर, कुछ ही फसलों के अंदर पाई जाती है। इसमें क्या होता है अभी, जो परागकण है या पॉलन ग्रेन है वो जीवित होता है, ठीक है, लाइव होता है और सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, लेकिन वो स्वनिषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने में इनकैपेबल होता है या असमर्थ होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन वो नहीं करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन वो कर सकता है, ठीक है। तो पौधों का ये जो गुण है वो क्या कहलाता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी स्व परागण नहीं होगा या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इन तीन मेथड्स का उपयोग करके हम लोग स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है अभी। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है अभी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन, यानी संदूषण को रोकना। तो संदूषण का मतलब क्या है? संदूषण का मतलब ये है कि कोई भी अवांछित परागकण या अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन, है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विदेशी परागकण, है ना, या फॉरेन पॉलन ग्रेन भी बोल देते हैं इसको। वो अगर परागण कर देता है या पॉलिनेशन कर देता है तो हमारा जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन जो है या हाइब्रिड सीड्स जो बनेंगे वो 100% प्योर नहीं होंगे, 100% शुद्ध नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इन परागकणों को परागण करने से रोकना होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा संदूषण को या कंटेमिनेशन को रोकने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली मेथड इसमें आती है थैली लगाना या बैगिंग, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग विपुंसन या इमेस्कुलेशन करते हैं उसके इमीडिएटली बाद या उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर्स को या पुष्पों को बैग के द्वारा या थैली के द्वारा कवर कर देते हैं या ढक देते हैं। ये थैली किसकी हो सकती है? या तो कागज़ की हो सकती है या फिर कपड़े की हो सकती है, ठीक है। ऐसा करने से कोई भी बाहर से कोई भी परागकण या पॉलन ग्रेन अपने आप आकर परागण या पॉलिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं और इन फ्लावर्स को हमने बैग के द्वारा कवर कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली मेथड ये हो सकती है संदूषण या कंटेमिनेशन को रोकने की। दूसरी मेथड क्या है अभी? पृथक्करण या आइसोलेशन। तो पृथक्करण या आइसोलेशन क्या होता है अभी? जो नरबंध्य वह स्व अनिषेच्य वंशक्रम होते हैं, यानी कि जो मेल स्टेराइल एंड सेल्फ इनकम्पैटिबल जो लाइंस होती हैं,
ठीक है। उनमें अन्य फसलों के प्लॉट से, यानी कि जो अदर क्रॉप्स के जो प्लॉट्स होते हैं उनसे हम लोग एक फिजिकल डिस्टेंस या एक भौतिक दूरी बनाकर रखते हैं, और इसी भौतिक दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित या एक पर्टिकुलर पृथक्करण दूरी रखी जाती है, और ये दूरी किस में होती है, अभी मीटर्स के अंदर होती है। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो ये जो दूरी है वो कम रखी जाएगी, और अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो ये जो दूरी है वो ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है, तो दूरी रखने से होगा क्या, अभी जो पॉलन ग्रेन है या परागकण है वो इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी दूर उसका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, यानी पॉलिनेशन या परागण नहीं कर पाएगा वो। तो इस दूरी की वजह से जो पॉलिनेशन है, अवांछित परागण जो है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी मेथड हो सकती है जिसके द्वारा हम लोग संदूषण या कंटेमिनेशन को रोक सकते हैं। चलिए, उसके बाद तीसरा स्टेप इसके अंदर आता है हाइब्रिड डेवलपमेंट के अंदर या संकर उत्पादन के अंदर, कृत्रिम पर परागण या आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब हमें जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है या जो वांछित परागकण है उसको लेकर हमें परागण करना है या पॉलिनेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी अगर नर बंध्य वंशक्रम है यानी कि मेल स्टेराइल लाइन अगर है, या फिर स्व अनिषेच्य वंशक्रम है यानी सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन है, तो उसमें क्या किया जाता है, अभी नर वंशक्रमों के द्वारा या मेल जो लाइंस होती हैं उनके द्वारा ओपन पॉलिनेशन करवाया जाता है या मुक्त परागण उनमें होने दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो विपुंसित पुष्प होते हैं या इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, नर जनक पौधे से यानी कि मेल पेरेंट प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं, परागकणों को एकत्रित करते हैं, और फिर मादा जनक पौधे के पुष्पों को यानी फीमेल पेरेंट जो होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं उनको हम लोग पॉलिनेट करते हैं या परागित करते हैं। किसकी सहायता से, ब्रश की सहायता से या चिमटे की सहायता से। ठीक है, और जब मैचुरेशन हो जाता है या परिपक्वन हो जाता है तो उसके बाद संकर बीज या हाइब्रिड सीड्स को कलेक्ट कर लिया जाता है या एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये था भी अपना आज का लेक्चर।